हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट का, और उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, और ये जो है RWA के बुक से लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। दिया गया है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश दरवाजा है, प्रवेश द्वार है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है ये बताना है। करेक्ट आंसर इसका है बी पार्ट, जामा मस्जिद। ठीक है, ये जामा मस्जिद में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। ठीक है, और उसी के अंतर्गत बुलंद दरवाजा है, उसका भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद जो दिया गया है ये कहाँ पर है, ये पहली बात तो आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और एक जामा मस्जिद जो है आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये फतेहपुर सीकरी वाला अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। इनमें से मौर्यकालीन शिलालेख यहाँ पे देखा जाएगा तो जो भारत में स्थित नहीं वो है कंधार। ठीक है, कंधार भारत में स्थित नहीं है। बाकी कालसी शिलालेख जो है ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। गिरनार शिलालेख जो दिया गया है यह जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में है। और मस्की शिलालेख ये पड़ता है रायचूर। रायचूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। और टोटल मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बृहद शिलालेखों की संख्या टोटल कितनी है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो कौन था इनमें से जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा था, तो वो था ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग था, जो कि बहुत समय तक हर्षवर्धन के दरबार में रहा। और इसने ये चीनी यात्री था। ठीक है, चीन से आया हुआ यात्री था, और इसने एक पुस्तक लिखा सी यू की नाम से इसने जो है पुस्तक लिखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये बताना है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, और 14 जनवरी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। इसमें से तो विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला जो सम्राट था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल रहा था, और इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया। सरोजिनी नायडू ने जो महिला संगठन की स्थापना की तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था महिला भारत संघ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महिला भारत संघ, जिसकी स्थापना जो है सरोजिनी नायडू ने 1917 में किया था। इसके बाद भारत स्त्री महामंडल भी याद रखिए, ये इसकी स्थापना 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, भारत स्त्री महामंडल। फिर इसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बात करें तो ये 1927 में स्थापना हुआ था, और इसका स्थापना किया गया था मार्गरेट कजिन्स नाम था जिन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है नेतृत्व किया था। कौन से सत्याग्रह का भीमराव अंबेडकर ने इनमें से नेतृत्व किया था,
तो उस सत्याग्रह का नाम था महाड़ सत्याग्रह। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? गडकरी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किया गया था कृष्णादाजी पंडित के द्वारा, ठीक है, जो कि ये गडकरी जात के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक सफल विद्रोह रहा था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? तो ये हुआ था 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी इनमें से देखा जाएगा तो डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है इनमें से, ठीक है। सबसे अधिक देशों से इनमें से डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो ये क्या है? सबसे अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो है सी अक्षर, ठीक है। सी लेटर जो है ये क्या करता है? गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है, ठीक है। कोपेन जलवायु का वर्गीकरण जलवायु को 5 प्रमुख समूह में बांटता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय हो गया, ठीक है, शुष्क हो गया, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। इसमें ए बी सी डी और ई अक्षरों से इसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? अगला क्वेश्चन है। तो कायांतरित चट्टान इनमें से हो जाएगा क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट जो होता है ये कायांतरित चट्टान है। इसके अलावा स्लेट भी कायांतरित चट्टान होता है। इसके अलावा संगमरमर जो होता है, संगमरमर ये भी क्या होता है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? ठीक है, जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है वह है केरल राज्य में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? ठीक है, तो ये टोटल होता है 100 से 120 दिन की। आंसर हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिकों के लिए टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 51A में जो है दर्ज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आता है? तो कृषि की अगर हम बात करेंगे तो कृषि जो सब्जेक्ट है ये आता है आपका विषय राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस समिति ने सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? इनमें से तो ये किसने समिति, कौन सी समिति थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जो है सुझाव दिया गया था। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में उस नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो होती है 35 वर्ष, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग जो है क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो इसमें से वो है परमाणु और रेलवे संचालन। ठीक है, परमाणु और रेलवे संचालन। अगर हम बात करें भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों को वर्ष 1991 में जो है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने घोषित किया था, और उदारीकरण नीति के तहत लाइसेंस परमिट राज्य का जो है समाप्त किया गया तथा आयात शुल्क भी कम किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, इनमें से बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से लेकर 56 तक, और ये जो है कृषि व सिंचाई विकास पर आधारित थी, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उसमें अगर हम बात करेंगे, हरित क्रांति जो 66-67 में भारत में हुआ, 60 के दशक में कह सकते हैं शुरुआत हुआ, तो उस समय उच्च उपज वाली किस्म की जो बीजें थी, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसाय को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ जो है कर और शुल्क जो रियायत दिया जाता है वो प्राथमिक लाभ के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो विभाजन का वर्ष विदेशी व्यापार के संबंध में जो आर्थिक उदारीकरण नीति जो लागू हुई थी 1991 में, तो आर्थिक सुधार देखा गया था वहीं पर 1991, इसलिए भारत को इस व्यापार के संबंध में इस ये विभाजन का वर्ष माना जाने लगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जो है जाना जाता है? तो वो है ब्रायोफाइटस। ठीक है, ब्रायोफाइटस को पौधों के जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे स्थल पर इसलिए रह सकते हैं, किंतु प्रजनन हेतु जो है पानी में जाते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किसके कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? ठीक है, ये बताना है। तो वो होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल के कारण वो वृत्ताकार पथ पर जो है क्या होता है? गतिशील रहता है। तो अभिकेंद्र बल लगता है इस केंद्र की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पीएच स्केल की रेंज कितनी है? पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए पीएच स्केल से क्या करते हैं? विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है। ठीक है, इसको मापते हैं। यदि पीएच का मान 7 से कम है, ठीक है, पीएच का मान क्या है? 7 से अगर कम है विलयन का मान या पीएच का मान, तो विलयन की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन को प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका ये टेस्ट करवाया जाता है, टाइफाइड बुखार की पुष्टि की जाती है इससे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट है। जब कौन सी वस्तुएं जब प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है? तो छाया जब बनेगी जब इसमें प्रकाश पार न कर सके, तो उनको हम कह देंगे अपारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं जाएंगी, जिससे इधर इसका छाया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत ऋण सीमा कितने तक है? तो शिशु श्रेणी के अंतर्गत देखा जाएगा तो 50,000 तक है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह योजना जो है कब चलाया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिशु श्रेणी के लिए 50,000 पहुँच रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो वो उत्सव का नाम क्या है? तो उसका नाम है लोसर उत्सव। ठीक है, लोसर उत्सव जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, सिक्किम में भी मनाया जाता है, और लद्दाख आदि राज्यों में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है। भारत में प्रायः खो खो लीग टूर्नामेंट या इवेंट का नाम क्या है? और ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने है। ठीक है, खो खो लीग टूर्नामेंट का नाम जो है वो बताना है। तो इसका नाम होता है अल्टीमेट खो खो। क्या नाम होता है इसका? अल्टीमेट खो खो। और इस लीग की शुरुआत कब से हुई है? तो 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कब से शुरुआत किया गया है? 2022 से शुरुआत किया गया है। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण जो है जनवरी 2025 में हुआ है, और इसमें भारत जीता है किसको हराकर? नेपाल को हराकर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो मुथुस्वामी दीक्षित जो थे ये कर्नाटक राज्य के हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य के हैं। कर्नाटक
कर्नाटक संगीत शैली की जो है त्रिमूर्ति कहा जाता है किनको किनको, मुथुस्वामी दीक्षित को, त्यागराज स्वामी और श्यामा शास्त्री को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मयूरभंज छऊ एक जनजातीय नृत्य शैली है, किस राज्य की है? तो मयूरभंज छऊ जो नृत्य है ये एक उड़ीसा राज्य की जनजातीय नृत्य शैली है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी की जब बात करेगा तो लखनऊ आ जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो टोटल 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो यह आत्मकथा सानिया मिर्जा की है, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 से 89 यानी कि निसी जिसको कहते हैं जनजाति का नाम, इनका संबंध निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य से है? तो निसी या न्यासी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस जनजाति को डफला व बांगनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि, इनका जन्म हुआ था 1800, अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने 1893 सितंबर में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए उनमें किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है ब्राज़ील में, 18-19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाल ही में लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न बताना। लिथुआनिया का प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कौन हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन दिया गया है। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है गिंटोटस पलुकास, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। एनएसजी का संयुक्त आतंकवाद रोधी और आईईडी रोधी अभ्यास किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ गुरुग्राम में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लुसाने में, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का स्थान इसमें 23वां है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक और PFIL ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर भारत संजीवनी कृषि उत्थान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत ने आर्चरी में GT ओपन 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ठीक है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी पार्ट, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 नवंबर को, ठीक है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र का विश्व जुड़वा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 24 नवंबर को, ठीक है। 24 नवंबर 2024 को मनाया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रीत्यानुसार का होता है रीत प्लस अनुसार, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची? इनमें से सिंह का पर्यायवाची इनमें से बताना, क्वेश्चन और 52 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन पंचानन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन पंचानन। जगत शब्द में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो जगत शब्द जो है ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मुहावरे का अर्थ बताना। अरण रोदन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अरण रोदन का अर्थ है व्यर्थ प्रयास, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट सुदर्शन इसके जो है लेखक हैं, ठीक है। जो अगले प्रश्न आएंगे वो आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ कर फिर इसके बाद उत्तर देना है।
अगले क्वेश्चन का, ठीक है। तो गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है गद्यांश के अनुसार? क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो विश्व शांति की स्थापना इस गद्यांश के अनुसार जब पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, अहिंसा और प्रेम दोनों जरूरत है। अगला प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो गद्यांश के पढ़ेंगे तो अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन है? गद्यांश के अनुसार डी पार्ट करेक्ट है, शांत, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। नितांत, नितांत का पर्याय होता है बिल्कुल। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो इनसे निकल के आएगा ये पार्ट, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल जो द्रव होते हैं वो जल स्रोतों को विषैला बना रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वह हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक विषैली गैसें, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर सकती हैं। वाक्य का आशय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें क्या हैं? तो वह वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही हैं। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला का कारण मुख्यतः क्या है? तो उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण, ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव का प्रमुख कारण है। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का जहां वहां के रहने वालों को क्या हाल होगा से तात्पर्य है बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में लोगों पर पर्यावरण प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करिएगा। इसका मैं पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों जो है आप टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।